अब देखो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, है ना। तो वहां पे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करी थी और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो आईआईटी का था 1995 का, और उसमें हमने बात करी थी उस केस की जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। तो वहां पे याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन दिया हुआ था और मैंने वहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या करी थी, फाइंड आउट करी थी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वहां पे जो उस पर रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूमिंग इट टू बी अ फंक्शन ऑफ वाई। Find the refractive index assuming it to be a function of y such that a ray entering origin at grazing incident follow the parabolic path y equals to x square as shown in figure। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे इस तरह से ओरिजिन है, तो यहां पे पहले ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस, यहां पे ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहां पे फंक्शन ऑफ वाई है। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहां पे वाई के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा, जो भी लाइट है, लाइट रे यहां पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और जो भी लाइट रे है वो स्ट्राइक कर रही है एट ग्रेजिंग एंगल। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है और इसका एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है म्यू वाई के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब है इस तरह से यहां पे हम नंबर ऑफ लेयर्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। देखो है कि नहीं, यहां पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ वेरी कर रहा है, तो यहां पे मान लो कि y एक्सिस के अलोंग ऐसी नंबर ऑफ क्या है, लेयर्स है वहां पे। अब जो भी लाइट है, लाइट का पाथ वहां पे पैराबोलिक दिया हुआ है और उसकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो ये तुम्हारा इस तरह से पैराबोलिक पाथ है। तो अब ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी है। अच्छा, इस डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि रे ऑफ लाइट हमेशा बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो भी म्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, किसके साथ, वाई के साथ वहां पे। अब मैंने क्या लिखवाया था, अगर मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम क्या करते थे, कोई पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट पे ड्रॉप करते थे टेंजेंट, और मैंने क्या बोला था, जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे टेंजेंट का होगा, बताओ वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था कि नहीं था। कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा, जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, इंसिडेंट रे का होगा। फिर किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया और ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल थीटा था और थीटा की वैल्यू वहां पे थी 90 माइनस आई। अच्छा, यहां पे मीडियम तुम्हारा एयर है। अब सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ लेयर्स हैं और सभी लेयर्स पैरेलल हैं, तो हम किसी भी दो पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो रिजल्ट हो जाएगा 1 इंटू साइन 90। किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा वहां पे 1 इंटू साइन आई। देखो है कि नहीं है वहां पे 1 इंटू साइन आई, ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई। म्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो है कि नहीं है वहां पे। हमने सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो रिजल्ट लिखा 1 इंटू साइन 90। किसके बराबर, ये हो गया म्यू इंटू साइन आई। तो अगले स्टेप में साइन आई आ जाएगा 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं है वहां पे। फिर हम क्या करते थे वहां पे,
मैथ्स की प्रॉपर्टी हमने यूज करी थी और प्रॉपर्टी में हमने क्या डिफाइन किया था, अगर हमारे पास कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसको हम लिखते थे dy बाय dx। देखो है कि नहीं वहां पे, और थीटा का मतलब वहां पे क्या था 90 माइनस आई, और 10 90 माइनस आई वहां पे कॉट आई था, कॉट आई था dy बाय dx। अब बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाय dx क्या होगा, y अगर x स्क्वायर है तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी 2x होगी वहां पे। अच्छा dy बाय dx 2x के बराबर है तो यहां पे 10i क्या निकल के आ गया, 10i निकल के आ गया 1 अपॉन 2x। देखो है कि नहीं वहां पे। अब 10i तुम्हारा 1 बाय 2x है, साइन i तुम्हारा 1 बाय म्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो 10i को अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, 10i को लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2x इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया 1। देखो चेक करो एक बार वैल्यू जरा, देखो म्यू को x से हम ऐसे ही रिलेट करेंगे कि नहीं रिलेट करेंगे। म्यू जो आ गया वो तुम्हारा आ गया अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया 1। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था वहां पे फाइंड द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूमिंग इट टू बी अ फंक्शन ऑफ y। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहां पे क्या है y का फंक्शन है, तो अगले स्टेप में x को वहां पे किससे रिप्लेस कर देना, y से रिप्लेस कर देना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 4, x का मतलब हो गया y टू दी पावर 1/2 प्लस वहां पे क्या हो गया 1। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी म्यू है वो फंक्शन ऑफ y है, तो ये म्यू की वहां पे क्या होगी इक्वेशन होगी। अब ध्यान है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर में उसमें क्या दिया था, म्यू का वेरिएशन दिया था y के साथ और हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाली थी। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं वहां पे। अब लिखो वहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट ऑन अ ग्लास स्लैब, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब इज गिवन बाय। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी इक्वेशन गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन दी है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वाई। म्यू जो है म्यू दिया है अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको रहने दो वहां पे, तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको देखो जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ एनिसोट्रॉपिक मीडियम दो होते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक दूसरा होता है एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में हर जगह प्रॉपर्टी सेम रहती है, म्यू सेम रहता है। एनिसोट्रॉपिक में म्यू क्या करता है वेरी करता है, तो वहां पे लिखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन एनिसोट्रॉपिक मीडियम वेरीज एज। अब जो म्यू है वो यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स है और दिया है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट अंडर रूट एक्स प्लस 1। The refractive index of an anisotropic medium varies as where,
अब x की वैल्यू कहां से कहां है? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू a है. A ray of light is incident at the origin just along y-axis as shown in figure. Find the equation of ray in the medium. Find the equation of ray in the medium. अब सबसे पहले देखो मीडियम कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो इसको शो करो यहां पे y-axis, ये हो गया x-axis. अच्छा, अब बताओ यहां पे अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन की प्रॉपर्टी है x इक्वल्स टू 0. फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो. अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं x इक्वल्स टू a, देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी मीडियम है वो 0 से लेके a के बीच में वहां पे क्या है? कन्फाइंड है. अच्छा, अब यहां पे कोई लाइट रे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है किसके अलोंग? y के अलोंग. तो इस तरह से एक लाइट रे आ रही है जो y के अलोंग है. y का मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेटली. जो भी लाइट रे है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में लाइट, देखो ये पूरा मीडियम एयर, यहां पे भी एयर, इस साइड भी क्या है? एयर. जो भी मीडियम है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक, और म्यू जो है वो यहां पे फंक्शन ऑफ x है. म्यू अगर फंक्शन ऑफ x है तो बताओ इस तरह से हम लेयर को अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी तक हम नंबर ऑफ लेयर्स मानते थे x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि म्यू y के साथ वेरी कर रहा है. यहां पे जो भी म्यू है, म्यू x के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो इस तरह से मेरी नंबर ऑफ लेयर्स होगी. और वहां पे मैंने क्या लिखवाया था कि ये अगर लेयर्स है तो ये नॉर्मल होगी, और अगर इस तरह से लेयर्स होगी तो ये तुम्हारी नॉर्मल होगी. तो बताओ ये तुम्हारी नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री फॉर्म कर रही है वहां पे. अच्छा, अब ये बताओ लाइट रे कहां से कहां जा रही है? तो सबसे पहले चेक करो, x की वैल्यू 0 कर दो. बताओ x की वैल्यू 0 करोगे तो म्यू नॉट के बराबर होगा, और x की वैल्यू 0, इसका मतलब है कि यहां पे मीडियम कितना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बराबर था. अब जैसे जैसे आगे हम जाएंगे म्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो इन दोनों कंपेयर करोगे तो ये रेयर ये डेंसर, फिर ये रेयर ये डेंसर, ये रेयर ये डेंसर, तो कंटिन्यूअसली लाइट रेयर से डेंसर की ओर जा रही है. तो ये जो लाइट रे रहेगी वो इस तरह से अब क्या हो रही होगी? बेंड हो रही होगी वहां पे. देखो है कि नहीं वहां पे? हमें करना क्या है? हमें वहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले किसी पॉइंट पे ड्रॉप करो टेंजेंट. देखो इस तरह से टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? जो डायरेक्शन, देखो जो डायरेक्शन यहां पे टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन यहां पे इंसिडेंट रे का होगा. अच्छा, नॉर्मल कैसी ड्रॉ करोगे? तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कुछ ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले हमने टेंजेंट ड्रॉप किया, जो डायरेक्शन टेंजेंट का वही डायरेक्शन इंसिडेंट रे का. अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल फॉर्म कर रही है? आई. और ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी तुम्हारा वहां पे क्या होगा? आई हो जाएगा. अब केवल डिफरेंस क्या है? कर्व के इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉप किया है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वहां पे एंगल याद है 90 माइनस आई था, यहां पे आई है, तो 10i किसके बराबर? dy बाय dx के बराबर. तो केवल डिफरेंस आ रहा है कि वहां पे cot i dy बाय dx के बराबर था, यहां पे 10i dy बाय dx के क्या है? इक्वल है. अब क्या करना है? सभी लेयर पैरेलल हैं, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. तो यहां पे लिखोगे 1 इंटू साइन 90 किसके बराबर? ये हो जाएगा 1 इंटू म्यू इंटू साइन आई. म्यू यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगले स्टेप में साइन आई हो जाएगा 1 बाय म्यू. और अभी हमने डिस्कस किया था कि ये आई है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1.
तो बताओ 10i का मतलब क्या हो गया? 10i का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर? डी वाई बाय डी एक्स के। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू तो वहां पे क्या हो गई? 1 हो गई। जो म्यू नॉट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1। अब बताओ रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट म्यू का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1। तो ये हटेगा, रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। अब टर्म को सेपरेट आउट करो तो रिजल्ट हो जाएगा डी वाई एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। टर्म को सेपरेट आउट करो, अब इंटीग्रेट करोगे तो डी वाई का वाई एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 का हो गया 2 रूट एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। और ध्यान रखना, लास्ट क्लास में हमने ध्यान नहीं दिया था कि ये जो भी इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट है, और इंटीग्रेशन अगर इनडेफिनाइट है तो साथ में हमें यूज करना पड़ेगा कांस्टेंट c। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे हमने c लिखा नहीं था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ध्यान रखना जब भी इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट होगा हमेशा हम c की बात करेंगे। अब c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें मालूम है जिस जगह x कोऑर्डिनेट 0 था उस जगह y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0 है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, c की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4। और x अगर y स्क्वायर बाय 4 है तो हम बोलेंगे कि जो भी लाइट है उसका पाथ वहां पे पैराबोलिक है। देखो है कि नहीं वहां पे? तो चेक कर लेते हैं आंसर वहां पे कितना आ रहा है। तो हमारी इक्वेशन आ रही है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4। तो आंसर यही दिया है y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा रिफ्रैक्शन का जो आईआईटी में आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन एक नहीं दो बार आ चुका है ना? तो ये क्वेश्चन है आईआईटी का, और क्वेश्चन लिखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहां पे एक कंटेनर है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है आईआईटी में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी हाइट 3h है। तो यहां पे एक कंटेनर की हाइट वहां पे 3h। अच्छा, अब इस कंटेनर में क्या बोल रहा है? इस कंटेनर में एक थिन रॉड को लाके प्लेस किया गया है जिसकी हाइट h है। तो यहां कहीं एक रॉड है, इस रॉड की हाइट यहां पे दी हुई है h। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है 2h। फिर क्या बोल रहा है वहां पे? एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h एज शोन इन फिगर। तो यहां कहीं एक होल है टॉप में, यानी यहां कहीं एक होल है, और इस होल से इस तरह से एक लाइट रे जा रही है। ये लाइट रे इस होल से होते हुए जा रही है, और यहां कहीं हमारा एक ऑब्जर्वर है जिसकी ये आई है। तो यहां पे एक पिन होल है, ये कितनी हाइट पे? 3h हाइट पे, और यहां कहीं ऑब्जर्वर की आई है, और वो ये ऑब्जर्वर जब पिन होल के थ्रू दिखता है तो उसको रॉड का टॉप एंड क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द बीकर हाइट इज 3h एंड इट्स रेडियस इज h। तो
तो जो भी बीकर है, बीकर वहां पे सिलेंड्रिकल है और इसका रेडियस कितना बोल रहा है, इसका रेडियस बोल रहा है वहां पे h। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, नहीं, अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन द बीकर इज फिल्ड विथ अ लिक्विड अप टू अ हाइट 2h। तो अब 2h हाइट तक लिक्विड को हमने फिल कर दिया। और ध्यान रखना है, पर्सन जो है, पर्सन अपनी आईज की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, पर्सन हमेशा इस पिन होल के थ्रू ही देख पा रहा है। अच्छा, यहां पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल, इस एंगल को मान लो यहां पे अभी R होगा, नहीं हुआ, और ये जो एंगल था, ये एंगल था, इसको ही मैंने एंगल R माना है। अच्छा, अब क्यों R मान रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमने लिक्विड को कितनी हाइट तक फिल किया गया है, लिक्विड को हमने फिल किया है 2h हाइट तक। अब जैसे ही हम लिक्विड को 2h हाइट तक फिल करते हैं तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन रॉड के लोअर एंड को देख पा रहा है, और पर्सन ने अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे इसी पाथ को फॉलो करेगा। तो यहां पे देखो इस तरह से लाइट रे आएगी, नहीं आएगी, ये इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा एंगल I। अब जो लाइट रे यहां पे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगी, तभी इस ऑब्जर्वर को रॉड का ये एंड क्या होगा, दिखाई देगा। तो यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसके कारण अब इस ऑब्जर्वर को रॉड का ये एंड दिखाई देना स्टार्ट करता है। अब ये एंगल अगर I होगा तो ये तुम्हारा वहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। तो बताना है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब बताओ, लिक्विड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें वहां पे। तो सबसे पहले देखो जरा, ये एंगल अगर I है तो ये पूरा एंगल I होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये एंगल अगर R है तो ये एंगल भी R होगा वहां पे। अच्छा, अब ये डिस्टेंस मान लो जरा x। तो सबसे पहले चेक करो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में tan I की वैल्यू क्या होगी, tan I हो जाएगा x अपॉन 2h परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दूसरा रिजल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं tan R का, और tan R को हम लिख सकते हैं वहां पे x अपॉन h। देखो ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। जो tan I होगा, tan I हो जाएगा x अपॉन 2h, और अगर tan R की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा x बाय h। अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो ये रिजल्ट वहां पे हम यूज कर लेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, tan R को हम यहां से ज्वाइन कर दें पूरा जरा, तो tan R जो रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2h बाय 2h। तो देखो यहां से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि R की वैल्यू 45 डिग्री है। देखो इतना है कि नहीं वहां पे, ये पूरा R है। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो tan R हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। अब R अगर 45 डिग्री है तो चेक कर लो x की वैल्यू क्या होगी। जो x रहेगा tan 45 हो गया 1, तो x बताओ h के बराबर आ गया कि नहीं आ गया वहां पे।
इसका मतलब है जो x है x h के बराबर है, और x अगर h के बराबर है तो tan i की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan i की वैल्यू हो जाएगी 1/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या करो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो क्या था स्नेल्स लॉ, म्यू इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन आई किसके बराबर, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आर। म्यू इंटू साइन आई किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1 इंटू साइन आर के बराबर हो गया। अब म्यू हमें कैलकुलेट करना है, tan i 1/2 है, तो हमें मालूम है tan i होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया √5। देखो चेक करो tan i की वैल्यू 1/2 आ रही कि नहीं आ रही वहां पे, एक बार चेक कर लो। tan i कितना हो गया, tan i हो गया x अपॉन 2h, और x h के बराबर है tan i 1/2, तो साइन i हो जाएगा 1/√5। चलो चेक करते हैं वैल्यू, वैल्यू पुट करोगे म्यू इंटू साइन आई, साइन आई हो गया 1/√5, 1, आर की वैल्यू 45, साइन 45 1/√2, तो जो भी म्यू आएगा वो आएगा √5/2। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें सेकंड ऑप्शन दिया है वहां पे, और ये वैल्यू दी है वहां पे कितनी, √5/2। देखो है कि नहीं वहां पे। और इस तरह का क्वेश्चन चेक करना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चीज क्लियर हुई वहां पे। पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो इनिशियली जो रेज जा रही थी पर्सन की आई से पहुंच रही थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी लाइट को उसी पाथ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी पर्सन रॉड के लोअर एंड को क्या कर पा रहा होगा, देख पा रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। अब देखो नेक्स्ट हम रिफ्रैक्शन में क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम रिफ्रैक्शन में डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पे ग्लास स्लैब है, और जो भी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की थिकनेस वहां पे T है। इस साइड एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे म्यू, और इस साइड भी क्या है, एयर है। अब जो भी लाइट रे है, लाइट रे यहां पे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गई नॉर्मल। जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर में, तो ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इस तरह से ये लाइट रे बेंड कर गई, नहीं बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा आर। और बताओ ये एंगल अगर आर है, इसको ऐसा ड्रॉ कर दो, ये एंगल आई, ये एंगल वहां पे आर, फिर यहां पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल। तो ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल अगेन आर। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, तो अब ये लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो एंगल आ रहा है, इस एंगल को हम बोल देते हैं आर डैश। तो आर डैश वहां पे क्या है, इसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं, तो इसको बोल दो वहां पे आर डैश। अब मैंने वहां पे क्या लिखवाया था, मैंने वहां पे लिखवाया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स हैं मीडियम की, और सभी मीडियम की बाउंड्री पैरेलल हैं, तो हम किसी भी 2 पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो। बताओ इस पॉइंट पे क्या लिखोगे, इस पॉइंट पे लिखोगे 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई। अब यहां पे अप्लाई करोगे तो लिखोगे 1 इंटू साइन आर डैश। यहां से क्या मिलेगा, एंगल आई एंगल आर डैश के इक्वल हो गया। अब इसको एक्सटेंड करो जरा, इस लाइन को जरा,
देखो ये इस तरह से हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहां पे चेक करो जरा, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई है कि नहीं है वहां पे, और हमें मालूम है आई और आर डैश वहां पे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और आई और आर डैश अगर इक्वल हो गए इसका मतलब है कि ये दोनों जो रेज रहेंगी वो हमारी पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उससे हम लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं, तो जो भी इमर्जेंट रे रहती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इसका मतलब है लाइट का डेविएशन 0 है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करती है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। अब ये तुम्हारी इमर्जेंट रे है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो डी डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो जो डी डिस्टेंस आएगा उसको वहां पे बोलो लैटरल शिफ्ट, तो डी को बोलो वहां पे लैटरल शिफ्ट। अच्छा, अब ये लैटरल शिफ्ट हम कैसे कैलकुलेट करें, तो चेक करो यहां पे ये एंगल आई, तो ये पूरा एंगल आई होगा, ये आर है, तो चेक करो ये एंगल आएगा आई माइनस आर। फिर इसको यहां पे एक्सटेंड कर दो जरा, यहां से यहां तक ये जो लाइन है इस लाइन की लेंथ को मान लो x। सबसे पहले क्या यूज करो, सबसे पहले यूज करो कॉस आर। कॉस को क्या डिफाइन करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो है कि नहीं, यहां पे जो भी कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा को हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा वहां पे टी अपॉन क्या हो गया, एक्स। देखो ये कॉस आर है कि नहीं वहां पे, तो जो भी x होगा x की जगह हम पुट कर सकते हैं t अपॉन कॉस आर। अच्छा, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है वहां पे, तो यहां पे चेक करो साइन आई माइनस आर क्या देगा, साइन आई माइनस आर देगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब x की जगह वहां पे पुट कर दो, तो जो भी d रहेगा, d का मतलब क्या हो गया, x साइन आई माइनस आर। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा t साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। देखो है कि नहीं यहां पे, तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं d इक्वल्स टू, जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं d इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वहां पे लाइट का लैटरल शिफ्ट वहां पे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, क्योंकि आगे देखोगे, आगे हम फिर से पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। तो अभी हेडिंग डालो वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, और इससे भी क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे वाटर, तो यहां पे हम शो कर रहे हैं वाटर, और इस वाटर में यहां कहीं हमारे पास एक फिश है। अच्छा, फिश को यहां से कोई बर्ड ऊपर है, किसके, फिश के जस्ट ऊपर, तो फिश के जस्ट ऊपर वहां पे क्या है, एक बर्ड है। ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर। एयर का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ध्यान है ये डेंसर मीडियम है और ये तुम्हारा वहां पे रेयरर मीडियम है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी बर्ड है, बर्ड फिश के जस्ट ऊपर है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल व्यू की। यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल व्यू की। देखो दूसरा केस ऐसा ही बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कि ये तुम्हारा वाटर हो
ये तुम्हारा वाटर, ये तुम्हारी फिश और ये तुम्हारा बर्ड। अब हो सकता है कि फिश किसको देखे, बर्ड को देखे, या फिर बर्ड किसको देखे, फिश को देखे, लेकिन इस केस में ये नॉर्मल व्यू नहीं कर रहा है। तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जबकि कोई ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली क्या कर रहे होंगे, व्यू कर रहे होंगे। अच्छा, अब यहां पे हम इसको नॉर्मली व्यू कर रहे हैं। अब दो केस होंगे, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तुम्हारी फिश है और ऑब्जर्वर जो है वो है मेरा बर्ड। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट तुम्हारी फिश है, ऑब्जर्वर तुम्हारा बर्ड है। तो बर्ड किसको देख रहा है, बर्ड यहां पे फिश को देख रहा है। अच्छा, बर्ड अगर फिश को देख रहा है, फिश अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर जाएगी। तो यहां से सबसे पहले एक लाइट रे ड्रॉ करो जो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। और हमें मालूम है कि जो लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी वो विदाउट एनी बेंडिंग बर्ड के पास पहुंच रही होगी। तो इस लाइट की यहां पे कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन हमें यह मालूम है कि अगर हमें इमेज को लोकेट करना है, तो इमेज को लोकेट करने के लिए मिनिमम वहां पे दो लाइट रेज चाहिए। तो एक और लाइट रे यहां पे ड्रॉ करो। अब ये जो लाइट रे है वो इस तरह से मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, तो ये एंगल आई है। अब लाइट रे पास कर रही है डेंसर से रेयरर में, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। देखो है कि नहीं वहां पर। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस x है। और हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं, हम एजम्पशन ले रहे हैं कि x जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, अब x अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा तो हम डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। एक लाइट रे ऐसी गई, अब डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो दूसरी लाइट रे ऐसी आई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे ऐसी चली गई। अब ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, बर्ड है, और ये बर्ड की आई है। बताओ, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा तब उस केस में ये दोनों लाइट रे इस बर्ड की आईज पे पहुंच रही होगी। लेकिन अगर ये डिस्टेंस लार्ज होगा तो ये लाइट रे तो पहुंचेगी बर्ड की आईज पे, लेकिन तो ये लाइट रे इस बर्ड की आईज पे पहुंचेगी क्या? तो दोनों लाइट रे तभी पहुंचेगी जब डिस्टेंस स्मॉल होगा, और जब दो लाइट रे पहुंचेगी तभी हम इमेज की पोजीशन को लोकेट करा पाएंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रे और ये रे दोनों बर्ड के पास पहुंच रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे मीट नहीं कर रही है। लेकिन अगर इनको हम एक्सटेंड करें तो ये यहां कहीं मीट करते हुए दिखाई देगी, और यहां कहीं अगर मीट करते हुए दिखाई देगी तो इसका मतलब है इस जगह उसको फिश की इमेज दिखाई देगी। तो फिश है यहां पे, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, लेकिन उसकी इमेज उसको ऊपर दिखाई देगी। तो ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम बोलते हैं डी एक्चुअल, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। लेकिन ये जो रहेगा इसको हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो इस केस में एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है लेकिन एपेरेंट डेप्थ कम है। इसका मतलब है कि जब कोई बर्ड, अगर कोई बर्ड पानी में ऊपर से उड़ रहा है और वो अगर उस फिश को क्या करना है, खाना चाहता है, तो वो होता क्या है, जब भी वो डाइव लगाता है बर्ड, तो वो इस डेप्थ के लिए लगाता है। जनरली क्या होता है, अगर मान लो कोई फिश पानी में है और बर्ड इसको ऊपर से देख रहा है, तो उसको फिश हमेशा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अब होगा क्या, जो बर्ड रहता है वो फिश में डाइव, वो वाटर में डाइव लगाता है इस डेप्थ के लिए कि इस डेप्थ में उसको क्या मिल जाएगी, फिश मिल जाएगी। लेकिन वो फिश को कैच कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फिश तो एक्चुअली क्या है, नीचे। तो जब वो फिश के लिए यहां पे डाइव मारेगा तो फिश तो यहां प्रेजेंट है, तो डिस्टर्बेंस के कारण फिश क्या होगी, और मूव कर जाएगी वहां पे। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेप्थ ज्यादा है लेकिन इसको डेप्थ कम दिखाई दे रही है।
हमें डी एपेरेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले यहां पे और यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो क्या लिखोगे, म्यू टू इंटू साइन आई किसके बराबर, म्यू वन इंटू साइन आर के बराबर। देखो है कि नहीं है, म्यू टू इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आर के बराबर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और यहां पे ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये डिस्टेंस मान लो h, ये डिस्टेंस मान लो l, ये एंगल थीटा है। अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा x बाय एल, टेन थीटा x बाय एच। लेकिन एंगल अगर बहुत स्मॉल है, अगर एंगल मेरा बहुत स्मॉल है तो उस केस में h और l अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। और h और l अगर अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा के वहां पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे x स्मॉल है तो ये एंगल अगर I है तो ये एंगल I, ये R तो ये R। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, म्यू टू इंटू टेन आई, म्यू वन इंटू टेन आर। म्यू टू टेन आई का मतलब क्या हो गया, टेन आई का मतलब हो गया x अपॉन डी एक्चुअल, म्यू वन टेन आर, टेन आर वहां पे क्या हो जाएगा, टेन आर हो जाएगा x अपॉन डी एपेरेंट, x से x क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब बताओ जो भी एपेरेंट डेप्थ आएगी, जो भी एपेरेंट डेप्थ आएगी वो हो जाएगी वहां पे डी एक्चुअल अपॉन म्यू टू बाय म्यू वन। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा हमें ये मालूम है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं म्यू, तो म्यू का मतलब होता है डेंसर अपॉन रेयरर। तो म्यू टू बाय म्यू वन, और ध्यान रखना ये वैल्यू वन से हमेशा ज्यादा होगी। अगर हम कभी सिंबल यूज कर रहे हैं म्यू, तो म्यू का मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रेयरर मीडियम, और डेंसर का म्यू हमेशा ज्यादा होता है। तो जो डी एपेरेंट रहेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्चुअल बाय म्यू, और हमें मालूम है म्यू वन से बड़ा है, और म्यू अगर वन से बड़ा है इसका मतलब है कि डी एपेरेंट हमेशा कम होगा और डी एक्चुअल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, अब रिजल्ट हम फाइनली समराइज कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है तो उसको ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर? अब सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है ऑब्जेक्ट बर्ड है और ऑब्जर्वर फिश है। अब केवल हम यहां पे डायग्राम को चेंज कर रहे हैं। ये लाइट रे ऐसी बने रहने दो। अब इस तरह से ये वाटर है, बाकी सब कुछ सेम लेना है वहां पे ना। अब लाइट रे कहां से कहां जाएगी तो ध्यान रखना है, ये फिश ऑब्जर्वर है, ये बर्ड ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर आएगी तो एक लाइट रे तो ऐसी ड्रॉ कर दो, और ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये पास कर गई विदाउट एनी बेंडिंग। यहां से यहां तक जो हाइट है इसको बोलो एच एक्चुअल। तो बर्ड जो है, बर्ड एक्चुअली कितनी हाइट पे है, एच एक्चुअल पे है। लेकिन अगर हमें बर्ड की इमेज लोकेट करनी है तो मिनिमम हमें कितनी रेस चाहिए, दो रेस चाहिए। तो दूसरी रे यहां पे ड्रॉ करेगा। अब ये तुम्हारा वहां पे सरफेस था, देखो ये वाटर का सरफेस है कि नहीं है वहां पे। अब लाइट रे कहां से कहां आ रही है तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो। देखो चेक करो, ये एंगल आई, तो ये एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा वहां पर।
अच्छा, ध्यान है, लाइट रे आ रही है रेयर से डेंसर में, और जब ये लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल होगा रिफ्रैक्शन आर। लेकिन लाइट रे अगर बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, और फिर से हम एजम्पशन ले रहे हैं कि x मेरा कैसा है, स्मॉल है, और x अगर स्मॉल होगा तो इसका मतलब है ये लाइट रे भी इस फिश की आइस पे पहुंच रही होगी। अब ये लाइट रे इसको कहां से आती हुई दिखाई देगी, तो इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे रहा, देखो है कि नहीं है। तो ये फिश अगर देखेगी तो इसको लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी, इन दोनों लाइट रे को एक्सटेंड करो तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, लेकिन उसको इमेज कहीं ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो बर्ड है यहां पे लेकिन दिखाई यहां कहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो एपेरेंट हाइट आएगी वो ज्यादा आएगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी एपेरेंट हाइट है, एपेरेंट हाइट एच एक्चुअल से वहां पे क्या है, ज्यादा है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी एपेरेंट हाइट है वो एक्चुअल हाइट से ज्यादा आ रही है। अब ध्यान है, ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये लाइन एक्सटेंड करी है, तो चेक करो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा कि नहीं होगा, आर, ये एंगल। अब क्या करो, सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहां पे लिखोगे μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। फिर अगले स्टेप में μ1 एंगल स्मॉल, तो इसको लिखो tan i इक्वल्स टू μ2 इंटू tan r वहां पे। अब अगले स्टेप में μ1 tan i क्या हो जाएगा, tan i हो जाएगा वहां पे x अपॉन h एक्चुअल। tan r क्या देगा, tan r देगा x अपॉन h एपेरेंट। अच्छा, h एपेरेंट कितना हो जाएगा, तो जो भी एपेरेंट हाइट आएगी वो हो जाएगी h एक्चुअल इंटू μ2 बाय μ1, और μ2 बाय μ1 का मतलब हो गया μ, और μ1 से ज्यादा है, तो जो भी एपेरेंट हाइट आती है वो आती है h एक्चुअल इंटू म्यू। तो ये रिजल्ट बता रहा है कि जो एपेरेंट हाइट है वो एक्चुअल हाइट से ज्यादा आएगी। तो फाइनली हमें रिजल्ट यह रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी उसकी डेप्थ कम दिखाई देगी, और अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो उसकी हाइट हमेशा हमें क्या होगी, ज्यादा दिखाई देगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है तुम्हें, यहां पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होंगे, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे जब इसको हम क्या कर रहे होंगे, नॉर्मली व्यू कर रहे होंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, अब जो पहला क्वेश्चन है वो लिखो यहां पे। अब देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में क्या बोल रहा है, यहां पे शो कर रहा है वाटर, यहां पे हम शो कर रहे हैं वाटर, और वाटर में यहां कहीं हमारी एक फिश है, यहां कहीं एक बर्ड है। तो यहां पे फिश है, यहां पे बर्ड है, जो भी नॉर्मली है। ये डिस्टेंस दिया है 36 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी यहां पे दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ये वाटर है
और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ये एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वहां पे 1, तो 36, 36, 1, 4/3 नॉर्मल व्यू की बात कर रहा है यहां पे। तो ये तुम्हारा वहां पे नॉर्मल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट केस में फाइंड द एपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, फाइंड द एपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, फाइंड द एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। पहला पूछ रहा है फाइंड द एपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड, फिर अगले स्टेप में बोल रहा है फाइंड द एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड। और लास्ट पार्ट में बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट केस में बोल रहा है अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो हमें मालूम है कि बर्ड अगर यहां कहीं है तो उसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, और जो भी एच अपेरेंट आएगा वो कितना आएगा, तो फॉर्मूला लिखवाया था एच अपेरेंट आएगा एच एक्चुअल इंटू म्यू। म्यू का मतलब हो गया 4/3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो जो अपेरेंट हाइट होगी वो होगी 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। हमें मालूम है फिश अगर यहां कहीं है तो उसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। ये था वहां पे डी अपेरेंट, और याद होगा डी अपेरेंट का फॉर्मूला क्या था, डी अपेरेंट का फॉर्मूला था डी एक्चुअल अपॉन म्यू। म्यू का मतलब डेंसर अपॉन रेयरर। तो ये तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा 4 × 9 × 3 27 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करो। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। तो फिश को ये बर्ड यहां नहीं दिखाई दे रही है, फिश को ये बर्ड यहां कहीं दिखाई दे रही है। तो कितना डिस्टेंस हो गया 48 + 36, देखो 84 सेंटीमीटर है कि नहीं है वहां पे। तो अगर एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, तो फिश को ये बर्ड कहां पे दिखाई देगी, 36 + 48 पे दिखाई देगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड। बर्ड अगर फिश को देखेगा तो फिश यहां कहीं दिखाई देगी, तो ये डिस्टेंस 36 + 27। अब बताओ क्या देगा वहां पे, ये देगा 63 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो भी बर्ड है, बर्ड की वेलोसिटी दी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। If the velocity of bird is 12 centimeter per second downward and the fish is 12 centimeter per second upward. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिश ऊपर की ओर जा रही है, बर्ड नीचे की ओर आ रही है ना। अब क्या बोल रहा है,
देन फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, देन फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी एक बार हम क्या करेंगे, बर्ड की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फिश, और एक बार हम क्या करेंगे, फिश की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। देखो यही बोल रहा है, बोल रहा है देन फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लो ये ग्राउंड का, ये ग्राउंड है, अब सबसे पहले यहां पे कुछ हाइट मान लो, ये जो बर्ड है ये फिश है, ये फिश y हाइट पे, एक्चुअल हाइट है y, और जो बर्ड है, बर्ड की एक्चुअल हाइट मान लो वहां पे x, चाहो तो y1 भी मान लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो इसको y मान लो और इसको मान लो y1। तो ये तुम्हारा वहां पे क्या है, वाटर का बेस है। y मैंने किसी टाइम पे फिश की क्या मानी है, एक्चुअल हाइट मानी में, और y1 मैंने क्या माना है, y1 मैंने माना है बर्ड की एक्चुअल हाइट। तो y1 बर्ड की एक्चुअल हाइट है, y यहां पे फिश की क्या है, एक्चुअल हाइट है। अब ये डिस्टेंस तो हो गया 36। अब फर्स्ट केस में इमेजिन करो कि बर्ड जो है वो ऑब्जर्वर है और फिश मेरा ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं, जो बर्ड है, बर्ड किसको देख रहा है, बर्ड फिश को देख रहा है। अच्छा, बर्ड अगर फिश को देखेगा तो पहले तो चेक करो एपेरेंट डेप्थ क्या होगी वहां पे। ये डिस्टेंस भूल जाओ, देखो ये तो मूव कर रहे हैं ना, ये अगर मूव कर रहे हैं तो किसी टाइम पे ये डिस्टेंस तो मतलब है नहीं हमें। अब इसको ऐसा समझो कि ये बर्ड भी मूव कर रहा है, फिश भी मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया किसी टाइम पे फिश y हाइट पे, बर्ड कितनी हाइट पे, y1 हाइट पे। अब बताओ अगर ये बर्ड फिश को देखेगा तो फिश की इमेज यहां कहीं दिखाई देगी वहां पे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो चेक करो। अच्छा, जो वाटर है ना, वाटर की भी हाइट कुछ मान लो जरा, इसको बोल दो y2 जरा, एक मिनट रुको जरा। सबसे पहले तो ये नेमिंग कर दो जरा। y2 किसी टाइम पे वाटर लेवल की हाइट है, y1 बर्ड की हाइट है, y तुम्हारी वहां पे क्या है, फिश की हाइट है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि किसी टाइम पे फिश की डेप्थ क्या है, तो फिश की जो डेप्थ होगी वो चेक करो, y2 माइनस y होगी कि नहीं होगी वहां पे। और जो d एपेरेंट आएगा, d एपेरेंट यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, और d एपेरेंट आएगा y2 माइनस y डिवाइडेड बाय म्यू। देखो है कि नहीं वहां पे। हम डेप्थ कोऑर्डिनेट से रिलेट कर रहे हैं, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो ये y है सब, ये y, ये y2 y1। तो यहां पे जो एपेरेंट डेप्थ आ रही है, एक्चुअल डेप्थ तो y2 माइनस y है, एपेरेंट डेप्थ हो जाएगी y2 माइनस y। अब ये जो बर्ड है इसको फिश यहां कहीं दिखाई दे रही है, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहां पे बोल दो z।
तो एक्चुअली जब ये बर्ड फिश को देखेगा तो इसको फिश कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी, z डिस्टेंस पे दिखाई देगी। अच्छा, इस z डिस्टेंस को लिखोगे क्या तुम, तो ये जो z डिस्टेंस रहेगा इसको चेक करो। एक तो हम लिखें y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये हाइट हो गई, प्लस y2 माइनस y डिवाइडेड बाय म्यू। देखो ऐसा लिख सकते हैं वहां पर y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y डिवाइडेड बाय म्यू। अब ध्यान है ना, z जो रहेगा, z जो है वो यहां पे किसी टाइम पे अपेरेंट डिस्टेंस है जो फिश को किसका दिखाई दे रहा है, बर्ड का दिखाई दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो किसके साथ, टाइम के साथ। अब डिफरेंशिएट करोगे तो dz बाय dt, ध्यान रखना ये फिश की वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू बर्ड। अच्छा, y1 का dy1 बाय dt, y2 कांस्टेंट है, वाटर मूव नहीं कर रहा है तो 0, प्लस 1 अपॉन म्यू, y2 का 0 माइनस dy बाय dt। अब सब कुछ हमें साइन के साथ प्लेस करना है, तो पहले चेक करो dz बाय dt, dy1 बाय dt, dy1 बाय dt, y1 बर्ड की एक्चुअल हाइट है और इस y1 में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, लेकिन y1 टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो साइन लेंगे नेगेटिव। फिर क्या होगा यहां पे, ये तो हट गया, माइनस 1 बाय म्यू, म्यू का मतलब हो गया 4/3 इंटू डी वाई बाई डी टी। अच्छा बताओ, y जो है वो किसी टाइम पे फिश की एक्चुअल हाइट है और इस y में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो फिश की एक्चुअल वेलोसिटी होगी और ये y बढ़ रहा है तो इसको साइन के साथ +12 लिखोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, रिजल्ट होगा -12, है ना, और 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 -21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि z टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। z टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि बर्ड को फिश ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देगी। इस बर्ड को फिश अगर ऊपर की ओर आती हुई दिखाई देगी तभी z वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड वो दिए वहां पे 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, अगले स्टेप में वो बर्ड को ऑब्जर्वर बना रहा है, नहीं, बर्ड ऑब्जेक्ट है और फिश वहां पे ऑब्जर्वर है। तो बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट है, फिश मेरी वहां पे क्या है, ऑब्जर्वर है। तो इस डिस्टेंस को हटाओ यहां पे। अब ये डिस्टेंस की जरूरत नहीं है हमें, इसकी भी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है। अब कौन किसको देख रहा है, तो हमें मालूम है फिश जो है, फिश किसको देख रही है, बर्ड को देख रही है। और ये फिश अगर बर्ड को देखेगी तो बर्ड उसको यहां कहीं दिखाई देगा। कितनी हाइट पे दिखाई देगा, तो हमें मालूम है ये y2 ये y1, तो हाइट है y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स y1 माइनस y2। देखो यही अपेरेंट है कि नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो फिश है इसको बर्ड कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, इस z डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले z की वैल्यू पुट कर देना। बताओ z को हम क्या लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y। देखो चेक करो है कि नहीं होगा। ये डिस्टेंस था यहां से लेके यहां तक का y2 माइनस y,
तो y2 माइनस y प्लस यहां पे म्यू टाइम्स y1 माइनस y2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, और बाकी सब चीजें साइन के साथ प्लेस करेंगे। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। अब डिफरेंशिएट करोगे तो dz बाई dt। अब ध्यान ना, z इसकी एपेरेंट डिस्टेंस है, और इस z में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वही बर्ड की वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू फिश। अब बताओ dz बाई dt क्या होगा, dz बाई dt होगा म्यू y1 का dy1 बाई dt, y2 का 0, वाटर मूव नहीं कर रहा है, प्लस dy2 0 माइनस dy बाय dt। अब सब कुछ साइन के साथ प्लेस करो, म्यू हो गया 4/3। y1 में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, लेकिन y1 घट रहा है तो साइन नेगेटिव, फिर माइनस इस y में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो फिश की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, और y टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इसको लिखो +12। दोनों वेलोसिटी 12 थी ना वहां पे। तो अब क्या हो जाएगा वहां पे 3 4 16 और 16 देखो 28 आ रहा है क्या, -28 सेंटीमीटर पर सेकेंड dz बाय dt। देखो है कि नहीं वहां पे। और नेगेटिव का मतलब अगेन ये है कि टाइम के साथ z वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये फिश बर्ड को देखेगी तो इसको बर्ड नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। जब इसको नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देगा तभी z टाइम के साथ वहां पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो एक केस में आंसर दिया है 21 और सेकंड केस में आंसर दिया है कितना, 28। क्लियर। तो जब भी रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से होगा, अगर रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि नहीं। अब कई बार क्वेश्चन में देखोगे वाटर का सरफेस भी क्या करता है, मूव करता है, वाटर भी मूव करता है। फिर कई बार क्या होगा, प्लेन मिरर दिया होगा, जैसे यहां पे हमने तो ग्राउंड मान लिया, यहां पे प्लेन मिरर दिया होगा, फिर बोलता है कि बर्ड फिश की इमेज प्लेन मिरर में देख रहा है। तो अगली जो क्लास आएगी वहां पे हम वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर बात करेंगे कि अगर नंबर ऑफ लेयर्स होगी, नंबर ऑफ लेयर्स है और वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फिर एपेरेंट हाइट या एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा। अभी हमने बात करी है केवल एक मीडियम की, एक मीडियम की बाउंड्री थी वहां पे, और एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट की बात कर रहे थे। लेकिन कई बार क्वेश्चन नंबर ऑफ मीडियम्स दिए होंगे, ऑब्जेक्ट एक साइड होगा, ऑब्जर्वर एक साइड होगा, तो वहां पे पूछता है कि एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट क्या है। तो अगला जो लेक्चर आएगा उस पर हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी करना क्या है, आईआईटी में इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्वेश्चन को तुमको ट्राई करके देखना है, और अगले लेक्चर में हम इसी को वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।